हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लोकेंद्र सिंह। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ शॉर्ट ट्रिक विद लोकेंद्र सिंह में आपका स्वागत है। कल हमने वृत्त टॉपिक स्टार्ट करा था, जिसके बेसिक के बारे में अध्ययन किया था और उससे रिलेटेड अगर आपने 12.1 प्रश्न वाली के क्वेश्चन देखे होंगे तो आपके हो गए होंगे बहुत सारे रिक्त स्थान और सत्य और असत्य से रिलेटेड प्रश्न है, जो मैं पूरा बेसिक में करवा चुका हूं। आप उन प्रश्नों को देखें और अगर उन प्रश्नों में कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स करके जरूर मुझे बता सकते हैं। आज हम वृत्त के इसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रमेय हैं इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। उन प्रमेयों को सिद्ध करना सीखेंगे। जो परीक्षा में अगर ये प्रमेय हमको आती है तो हम जितने नंबरों का जो क्वेश्चन उसका पूरा पूरा ला सकते हैं और प्रमेय निश्चित तौर से आपके परीक्षा पैटर्न में जुड़ी हुई है और आपके आने ही वाली है। कल का वीडियो के लिए आप सभी का अच्छा रिस्पांस रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम शुरू करते हैं। कल थोड़ा सा बेसिक बताया था, वृत्त के विभिन्न अंगों के बारे में वृत्त की परिभाषा बताई थी, जो आपके लिए काफी सहायक साबित होगी आगे के प्रश्नों के लिए। आज हम प्रमेय से शुरू करते हैं। पहली प्रमेय है कि इंपॉर्टेंट प्रमेय है, 12.1 ही है शायद प्रमेय, आप देख लेंगे। मैं प्रमेय लिखवा देता हूं। प्रमेय यह है कि वृत्त की कोई दो जीवाएं, वृत्त की कोई दो समान जीवाएं, प्रमेय यहां लिख देता हूं। वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित या बनाती है, ऐसा दे रखा है। अंतरित आएगा शब्द तो आप यूं समझ लेना वो कौन बना रहे हैं, अंतरित करती है। क्या बताया है कि वृत्त की कोई दो जीवाएं हैं, वो जो है वो केंद्र पर क्या बना रही है, समान कोण बना रही है। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, वृत्त में अगर कोई भी प्रमेय सिद्ध करनी है तो हमें उसके लिए उसके रिलेटेड हमको पढ़ना है त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता। ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। एक्चुअली मैटर क्या होता है वो बात करते हैं। बहुत से बच्चे शिकायत करते हैं कि सर हमको प्रमेय सिद्ध करना नहीं आता है, या गणित समझ में नहीं आ रही है, या हमको गणित पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। मैटर ये होता है कि हम पढ़ते कैसे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि हमारा तो 10वीं बोर्ड है तो हम सिर्फ 10वीं से रिलेटेड ज्ञान ले रहे हैं, बस वहां दिक्कत आ रही है, जिससे हमें ना कोई चीज समझ में पड़ती है और ना ही हम चीज में इंटरेस्ट जगा पाते हैं। अगर हमको प्रमेय सिद्ध करने आनी है तो हमें त्रिभुजों की सर्वांग समता आनी चाहिए, और त्रिभुजों की सर्वांग समता आने वाला टॉपिक किसमें है, 9वीं कक्षा में। अब अगर हमने 9वीं कक्षा को ध्यान से नहीं पढ़ा और 9वीं कक्षा की बातें हमको नहीं याद है, हम इसको पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर हम रटने की प्रवृत्ति अपनाते हैं और गणित के अंदर रटने का कोई स्थान ही नहीं है। गणित एक बहुत ही सुलझा हुआ विषय है और समझने का विषय है और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। एक अकेला विषय है, अगर उसको अगर अपन पढ़ने बैठे और अच्छा समझ में आ रहा, रात को नींद भी नहीं आएगी आपको। तो उस बातों को ध्यान रहे। गणित पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, हमारी पुरानी जितनी बातें हैं या उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं सब हमको पता होनी चाहिए। अपने आप गणित अब हमारे इजी लगने लग जाएगी। आपको एग्जांपल जैसे कि आप मान लो कि कोई एक अकेला गुलाब के फूलों का बगीचा है, सिर्फ गुलाब के अकेले का बगीचा है, और एक बगीचा और है जिसमें बहुत सारे फूल है अलग अलग टाइप की, वेरियस है। अब आप ही बताइए आपको अट्रैक्शन कौन ज्यादा करेगा या कौन ज्यादा अच्छा लगेगा। जहां बहुत सारे फूल हैं वो आपको अच्छा लगेगा, अकेला फूल देखना आप पसंद नहीं करेंगे। बस वही चीज वो है कि गणित के अंदर अगर आप सिर्फ 10वीं कक्षा का ज्ञान लेना चाह रहे हैं या सिर्फ हमको पास होना है ये उद्देश्य रख रहे हैं, आपको गणित के प्रति इंटरेस्ट नहीं जाएगा। आपको क्या करना है कि हमारा उस रिलेटेड जितना ज्ञान है वो चीजें हमको आनी चाहिए, अपने आप हमारे लिए सिद्ध हो जाएगा। हम किसी भी चीज को पढ़ पाएंगे, हमारा इंटरेस्ट जागता रहेगा। चलो ये बातें हम करते रहेंगे। पहले हम त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात करते हैं। त्रिभुज क्या कहलाता है, सब जानते हैं, हमने रटी रटाई परिभाषा है हमारे बचपन से। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और हम त्रिभुज के बारे में काफी अध्ययन 9वीं कक्षा में कर चुके हैं। 10वीं में भी कुछ टॉपिक है हमारे रिलेटेड, और उससे भी पुरानी कक्षाओं में 6ठी 7वीं 8वीं में भी हमने त्रिभुजों के बारे में काफी अध्ययन कर रखा है। त्रिभुजों के अगर मुख्य अंग पूछे, यहाँ पर बात करते हैं हम, वो टॉपिक भी हमारा चलता रहेगा, इसको भी बात करेंगे हम। त्रिभुजों के मुख्य अंग 6 होते हैं, ठीक है। पहला होता है 3 तो भुजाएं हमारे पास, और उसी प्रकार से 3 हमारे पास क्या है, कोण है।
तीन भुजाएं तीन कोण मिलकर 6 हो गए और इन 6 अंगों पर ही डिपेंड कौन है, सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या कहलाती है, जब भी गणित में कोई विषय शब्द या कोई भी टॉपिक कठिन लगने लगे तो हमने बचपन में कहानी पढ़ी है कि संगठन में शक्ति होती है, इस संगठन को तोड़ दिया जाए। हिंदी पढ़ते हैं, संधि हमारा टॉपिक रहा होगा, आपके 10वीं में है सर्व, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है, अंग और ये समता, तीन शब्दों से मिलकर बना है सर्वांग समता। सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब इसके जितने 6 अंग हैं तो मतलब ये 6 अंगों की बात करें, समता का मतलब होता है समान। मतलब दो त्रिभुजों के जब भी 6 और 6 अंग समान होंगे तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, हमारे लिए सर्वांग समता कहलाएगा। एक पिछली कक्षा में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक प्रश्न पूछा गया था कि त्रिभुजों को सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए कम से कम कितने त्रिभुजों की आवश्यकता होती है। हमेशा किसी भी चीज की तुलना करने के लिए हमें कितनी आवश्यकता होती है, 2 चीजों की आवश्यकता होती है। कक्षा में भी कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, अगर एक ही बच्चा हम उसकी इंटेलिजेंट की कंपेयर किससे करेंगे, परंतु अगर 2 हैं तो हम कह सकते हैं कि राम श्याम से ज्यादा इंटेलिजेंट है या राम श्याम से ज्यादा मस्ती कर रहा है। मतलब कंपैरिजन या तुलना करने के लिए हमेशा 2 व्यक्तियों या 2 चीजों का होना आवश्यक है। तो सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए हमेशा कितने त्रिभुजों की आवश्यकता होगी, हमें कम से कम 2 त्रिभुज होने चाहिए और हम हमेशा 2 त्रिभुजों में ही सर्वांग समता सिद्ध करेंगे। एक्चुअली सर्वांग समता है क्या, इन 3 भुजा और 3 कोण में से कोई भी 3 अंग अगर हमारे समान हो जाते हैं, चाहे तीनों भुजाएं हैं, मैं अभी सर्वांग समताओं के नियम बता देता हूं, 2 भुजाएं एक कोण है, 2 कोण और 1 भुजा है, या फिर एक कर्ण वाली भुजा है, एक समकोण है और 1 भुजा है, इस तरह के अगर कोई नियम बन जाते हैं तो हमारे लिए कोई भी 3 अंग समान होते हैं तो हमारे लिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। उसी प्रकार से किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए कम से कम कितने अंगों की होना आवश्यक है। त्रिभुज की रचना से रिलेटेड टॉपिक आपने 10वीं 9वीं के अंदर पढ़ लिया गया है, ठीक है। रचना वाला टॉपिक काफी इजी है, अपने 10वीं में भी है और इससे प्रश्न फिक्स आता है, ठीक है। रचना वाला टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको, फिक्स प्रश्न आता है और फिक्स नंबरिंग है। अगर ये चीज आती है कि हमारा नंबरिंग वाला है, पर ये नेक्स्ट हमारा जब शुरू होगा तब उसके बारे में बात करेंगे। तो किसी भी त्रिभुज की रचना करने के लिए कम से कम 3 अंगों का होना आवश्यक है। आप 2 अंगों पर किसी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। अगर आपको 2 कोण दिए हुए हैं आप नहीं कर सकते हैं, 2 भुजाएं दे रखी है नहीं दे सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे हमारे साथ प्रमेय चल रहा था कहां पहुंच गए, ये चीजें आपके बेसिक की है, याद रखना। त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या है, सभी अंगों का समान होना। कितने अंग है, 6 अंग है, 3 भुजा और 3 कोण। किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है, 3 अंगों की कम से कम आवश्यकता हमको है, उसके बिना हम त्रिभुज नहीं बना सकते। सर्वांग समता के नियम कितने हैं, सर्वांग समता के 4 नियम हैं जो हम अच्छे से जानते हैं। पहला नियम है एस एस एस, क्या कहलाता है, साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा और भुजा, भुजा 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 नियम। अगर किसी 2 त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान हैं तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। दूसरा है एस ए एस, क्या कहलाता है, भुजा, ए का मतलब एंगल है, उसको बोलते हैं कोण हिंदी में, और ये हो जाएगा भुजा, अपने आप हो जाएगा। तीसरा आएगा ए एस ए, अब कौन हो जाएगा, एंगल, साइड और एंगल। और एक चौथा है आर एच एस, क्या कहलाता है, समकोण भुजा कर्ण नियम। इसके बारे में सब हम जानते हैं और आगे पढ़ेंगे भी सही। अगर ये चारों चीज आती हैं, आपके व्रत से रिलेटेड एक भी प्रमेय गलत नहीं होगी। उसके लिए मेरे सारे वीडियो आपको मैं बताऊंगा, सारी चीजें इनसे रिलेटेड है, अगर ये आता है तो हम हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था अगस्त सदम और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी है कि निम्न में से सर्वांग समता का नियम कौन सा नहीं है, ठीक है। बहुत से बच्चे गलत करते हैं, 3 ऑप्शन ये देते हैं और 1 ऑप्शन ऐसा देते हैं, एस एस ए। सर्वांग समता का नियम क्या है, तो नहीं है, ये बात याद रखनी है, कोण हमेशा बीच में होना चाहिए तो ही हमारे लिए सर्वांग समता सिद्ध होगी, नहीं तो ये सर्वांग समता का नियम नहीं है। जब हम सममितता की बात करेंगे उसके अंदर अलग मैटर है, पर सममितता की जब बात आएगी मैं उसको जरूर बताऊंगा। अभी हम सर्वांग समता की चल रहे, सर्वांग समता, इन सब में आपने एक चीज और नोटिस करी, सबके अंदर एस होना अनिवार्य है। अगर साइड नहीं है, मतलब अगर एक भुजा नहीं है तो सर्वांग समता का नियम नहीं बन पाएगा। मतलब एक भुजा सब में होनी अनिवार्य है, बाकी हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। 1 2 3 और 4 सर्वांग समता के नियम है, समझा दिया सर्वांग समता क्या है। इन सर्वांग समताओं को सिद्ध भी हमने किया है 9वीं क्लास में।
जब 9वीं क्लास के मेरे वीडियो बनेंगे आप उस 9वीं क्लास के वीडियो को देख सकते हो। बाकी अपन इसको आप याद रखें। अब बात करते हैं हम इसके बारे में। हमारी प्रमेय है, पहली प्रमेय है हमारी मैटर याद कर लेना है कि बनाना कैसा है। प्रमेय पूरी नहीं आती है, फिर भी अगर हमने ये सीख लिया तो हमारे लिए बहुत काम हो जाएगा। प्रमेय आती है कि वृत्त की सिद्ध कीजिए कि वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। ये हमको दिया है तो परीक्षा के अंदर प्रमेय यूं करके ये लिख देने का है, जो भी प्रमेय का सवाल दे रखा प्रमेय यूं करके उतार लेना है, ठीक है। अब उसके बाद कौन आता है मेन, पूरी गणित के अंदर अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो उस इंपॉर्टेंट चीज का नाम है चित्र। अगर किसी व्यक्ति को गणित के अंदर चित्र समझ में आता है तो गणित का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है रेखा गणित के अंदर वो बच्चा उसको सॉल्व नहीं कर सकता। चित्र एज इट इज, गणित में चित्र इतना इंपॉर्टेंट है जितना हमारे सर हमारे शरीर के ऊपर जो हमारा फेस लगा हुआ उतना इंपॉर्टेंट ये चित्र है, ठीक है। ये हमने एक वृत्त बना दिया, नॉट टू स्केल है, आप समझ लेना ये वृत्त ही है, ठीक है। अब बताया वृत्त की कोई दो समान जीवाएं, कोई भी दो जीवाएं बना लेते हैं। जीवा बनाना सीखा है, जीवा क्या कहलाती है, एक जीवा ये बना दी। वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारे लिए कहलाता है जीवा। हमको क्या दे रखी है, दो समान जीवाएं, हमने दो समान जीवाएं बना दी। क्या बोला है, केंद्र पर, केंद्र कौन सा, ये ओरिजिन है जिसको ले लेते हैं, केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। कौन बना देते हैं, ये हमने कोण बना दिया और एक कोण इधर बना दिया हमने। समझ में आ गया होगा। चित्र में पूरा कर लेता हूँ इसको। ये चित्र परीक्षा में नहीं आएगा, आपको बनाना है हाथ से, और मैंने ऐसा बनाया है तो आप यूं मत सोचना कि हम भी ऐसे ही बनाए। जीवा अपनी मर्जी को बना सकते हैं, तो बस वृत्त में दो जीवाएं होनी अनिवार्य है। अब हम आगे देखते हैं, ये हमने प्रमेय लिख दी। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे, दिया गया है। इस शब्द को पूरी परीक्षा में नहीं भूलना है कि दिया गया है। ये हमारे क्या लिखने के तरीके, एक नंबर के आएगा, दूसरे नंबर के ये आएगा। क्या दिया गया है, हमें वृत्त की जीवाएं क्या दे रखी है, समान दे रखी है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बराबर सी बी, ये हमको दिया गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमको ये बोला गया कि केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। कौन कौन सा, ये ए ओ बी, मतलब ये वाला कोण, उसी प्रकार से सी ओ डी, ये वाला, ये दोनों कोण क्या है, समान है। तो हम लिख देते हैं, कोण लिखने आपको अच्छे से आता है, ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब बात करते हैं, मैंने बोला है कि आपको कभी भी अगर वृत्त की प्रमेय कोई भी सिद्ध करनी है और हमको त्रिभुज बने नजर आ रहा है, ये त्रिभुज नंबर 1 नजर आ रहा है, त्रिभुज नंबर 2 नजर आ रहा है, हम इनमें त्रिभुजों की सर्वांग समता सिद्ध करेंगे। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। अब ये हो गया। अब इसके बाद आती है उपपत्ति। एक भी चीज या एक भी लाइन को नहीं भूलना है, इन सब के आपके नंबर है, इस बात को याद रखना है। कौन सा त्रिभुज है, ऊपर वाला है त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी से हो जाएगा इतना आपको आराम से। अब देखते हैं क्या दे रखा है हमको, ए बी और ये दोनों भुजाएं हमारे लिए क्या है, बराबर है। कहां से पता पड़ा, हमको दी गई है, तो लिख देते हैं ए बी बराबर सी डी। और यहाँ क्या लिखोगे, सामने कोष्टक में इन सबको लिखना बहुत जरूरी है। जीवाएं समान है ऐसा लिखो तो भी, या दिया गया है ऐसा लिखो तो भी चल जाएगा। ये हमको क्या है, दिया गया है तो हमने लिख दिया। एक और बात करते हैं हम, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ये वाली, ये आपको त्रिज्या दिख रही होगी और उसी प्रकार से ये त्रिज्या दिख रही होगी। वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिख देता हूं मैं, ओ बी बराबर ओ डी। ये हमको कैसे पता पड़ा, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। यहाँ क्या लिखोगे, उपपत्ति में त्रिज्याएं समान, त्रिज्याएं समान हो गई हमारे। अब देखो, जिस प्रकार से इन दोनों त्रिज्याओं को समान बनाया उसी प्रकार से ये दोनों त्रिज्याएं भी क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तो देखिए ओ ए बराबर ओ सी, सेम वही रूल लगा है, यहाँ पर त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती है। देखिए भुजा भुजा भुजा, मतलब कौन सा नियम लगा,
एस एस एस, ऐसा सर्वांग समता का नियम है। एस एस नियम से क्या पता पड़ा हमको कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है सी ओ डी। ठीक है, अगर ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है मतलब क्या होंगे, सभी अंग समान होंगे, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। यही हमको सिद्ध करना था। अतः क्या लिखेंगे हम, अतः हम लिख देंगे कि ये दोनों त्रिकोण भी बराबर होंगे, तो कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी। और यहाँ पर क्या लिख देना है, हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिए। एक भी चीज कठिन नहीं है। अगर हमने सारा फूलों का बगीचा इकट्ठा करके रखा है, हमने सब कुछ इकट्ठा करके रखा है, तो हमारे लिए चीजें कोई कठिन नहीं है। एक भी प्रमेय कठिन नहीं है। प्रमेय आती है 3, 4, 5 नंबर की, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करके जाएं, आपके कोई कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, व्रत की पहली प्रमेय हमने क्या सिद्ध करी, वृत्त की कोई दो समान जीवाएं, ये दोनों जीवाएं हमको समान दे रखी थी, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, या इसी को मैंने क्या बोला था, बनाती हैं, ऐसा भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या करना है, जो हमको दिया गया है वो लिखेंगे, फिर सिद्ध करना है वो लिखेंगे, फिर उत्पत्ति लिखेंगे, और उसके बाद जो नियम हमारा लग रहा है सर्वांग समता का, ये नियम अभी जस्ट मैंने लिखा है, आप नोट डाउन कर ले। अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मैंने कल एक बात कही थी कि एक कवि है जिन्होंने कहा है कि आसमान कभी टूटे हुए तारों पर शोक नहीं मनाता है, उसी प्रकार कोई बगीचा टूटे हुए फूलों पर भी शोक नहीं मनाता है। हमने 9वीं कक्षा में नहीं ध्यान दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 10वीं में ध्यान देंगे, 9वीं वाला भी वापस लाएंगे और याद कर लेंगे। परंतु हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे किसी भी चीज से कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या फिर उतार लेंगे तो और अच्छा है। अब हम सेकंड प्रमेय की ओर चलते हैं। अब इसको मिटा देता हूं मैं। दूसरी प्रमेय परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उस प्रमेय के बारे में बात करते हैं। प्रमेय 2 है हमारी आज की। प्रमेय दूसरी है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है, ये लंब समांतर भुज किरणें, समांतर रेखाएं, इसके बाद प्रतिच्छेदी रेखाएं, संगत रेखाएं, इन सब के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं। आप यूं मत कहें कि सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं, आप अध्ययन कर चुके हैं इन सब के बारे में, या फिर जब आपने स्कूल की क्लासें ली होंगी उसमें भी आप बता सकते हैं, या फिर मेरी क्लासें लगेंगी। आप चिंता नहीं करें कि कोई भी टॉपिक छूट जाएगा, मेरी सारी क्लासों के अंदर सब कुछ आएगा। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, उस जीवा को दो समान भागों में बांटता है, या दो समान भागों में विभाजित करता है। ऐसा हमको यह प्रमेय दे देता कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है। एक्चुअली मैंने पहले ही बताया कि ये लाइनें नहीं समझ में आए मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, मैटर हमारे लिए चित्र करता है। अगर गणित के अंदर आपको चित्र पढ़ने आता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर किसी का चेहरा पढ़ने आता है तो उस इंसान की नीयत पता पड़ती है, उसी प्रकार से अगर आपको चित्र पढ़ने आता है तो आपको सवाल की भी नीयत पता पड़ जाती है। गणित एक अकेला ऐसा विषय है जिसके उत्तर उसके साथ ही दिए हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा विषय, बाकी हम रट नहीं सकते हैं। ये हमने जीवा बना दी, ठीक है, परिभाषा आपको सबकी याद रखनी है। क्या बोला है, वृत्त की जीवा, ये जीवा बना दी, जीवा पर केंद्र से, ये केंद्र से डाला गया लंब। लंब क्या होता है, जब कोई एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वो क्या बनाता है हमारे लंब। तो ये हमने लंब बना दिया है और इसका नामकरण कर दिया है ओ। ठीक है, अगर गणित एक ऐसी विषय है, अगर आपको ये भी नहीं पसंद आ रहा है तो आप आपके नाम से भी नामकरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर PQ भी लिख सकते हैं या कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, MN लिख देवे। ये हमारे लिए हो गया। अब हम शुरू करते हैं कि हमको क्या क्या दिया गया उसकी बात करते हैं। शुरुआत क्या करना है, सबसे पहले ये तो हमारा प्रमेय लिख देंगे, फिर हम आता है दिया गया है। क्या दिया गया है,
हमको ये दिया गया है कि जीवा पर डाला गया लंब, और लंब हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कोण ओ, इसका नामकरण कर लेते हैं सी। ओ सी ए बराबर है कोण ओ सी बी, और बराबर है कितने के, 90 डिग्री के। ये याद रखना है। ये हमको क्या है दिया गया है, इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे कौन आता है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको, यूं बोला है कि जीवा पर डाला गया लंब, ये जो लंब है वो इस भुजा को दो समान भागों में बांट रहा है, मतलब यहाँ वाली से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो लाइन है वो क्या है, समान है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। इतना आप आराम से कर लेंगे, ये सब हमको दिया गया है। इतना सारा अगर आप परीक्षा में लिख के आओगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे। अब तीसरे नंबर पे कौन आता है हमारे लिए, अभी यहाँ पर त्रिभुज नहीं बन रहा था, हम सर्वांग समता सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज बना देंगे। बना देते हैं, ये हमने कर दी रचना, ये हमारे लिए क्या होगी, रचना। तो तीसरे नंबर पे इस बार कौन आ जाएगा, रचना। क्या रचना करी है हमने, ओ को ए से मिलाया ना ओ को बी से मिलाया, तो लिख देंगे ओ को क्रमशः ए व बी से मिलाया। ये हमारे लिए हो गया। अब देखो जैसे ये मिला कि त्रिभुज नंबर 1 बन गया, त्रिभुज नंबर क्या बन गया, 2 बन गया। अब हम कौन ले लेंगे, उपपत्ति। शुरू हो जाते हैं उपपत्ति से। ये तो हमको सिद्ध करना, देखो ओ ए और ओ बी बराबर होंगे, कैसे होंगे बताइए। अभी जस्ट हमने पढ़ा है वृत्त की त्रिज्याएं, और वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा क्या होती हैं, समान होती हैं। ये हमको याद रखना है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, समान होती है। ये हमारे लिए काम हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या हमारे लिए समान हो गई। तो एक तो ये हो गया, हमको 3 अंक चाहिए, अभी कर लेते हैं। ये देखिए आपको ये वाली लाइन जो दिख रही है लंब, ये इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए भी। जब भी कोई ऐसी लाइन आती है OC बराबर OC, उस लाइन को बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ रेखा है, और उभयनिष्ठ रेखा हमेशा क्या होती है, समान होती है। इसकी लाइन जितनी लंबाई इसके लिए उतनी लंबाई इसके लिए। तीसरे नंबर पे एक और चीज है, ये वाली कोण OCA बराबर कोण OCB। कैसे पता पड़ा, ये वाला कोण, ये 90 है, इधर भी 90 है, तो ये हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया गया है। ये हमारे लिए दिया गया है। कौन सा नियम लगा दिया हमने, ये समकोण है हमारे लिए, इसलिए हम इसको कौन सा ले लेते हैं, RHS। अगर ये नहीं याद आता है आपको, कोई इश्यू नहीं है, इसमें भुजा कोण भुजा वाला नियम भी लग रहा है, परंतु अगर ये समकोण है तो हम RHS नियम से क्या सिद्ध कर दिया, RHS नियम से हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये वाला जो है RHS नियम से, ये दोनों त्रिभुज OAC सर्वांग सम है त्रिभुज OBC। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, मतलब ये दोनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। अतः हमारे लिए क्या हो जाएगा, AC बराबर BC हो जाएगा। यही सिद्ध करना था हमको, हमने सिद्ध कर लिया था। क्या लिख देंगे हम, AC बराबर BC, ये हमारे लिए हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। इसी की उल्टी प्रमेय आती है वाइस वर्सा, या विलोम बोलते हैं। विलोम क्या बोलता है इसका, कि विलोम ये बोलता है कि जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा उस जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। कुछ भी नहीं करना है, इस बार हमको लंब सिद्ध करना है। इसका मतलब ये दोनों चीजें हमको बराबर दे रखी है, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी, और ये भुजा उभयनिष्ठ है, इसको भी हम बराबर कर देंगे। क्या पूछा प्रश्न है, मैं इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक बार। आगे मैं इसी का वाइस वर्सा या विलोम लिखवा देता हूं, ये उतर गया होगा, आपके समझ में भी आ गया होगा। विलोम क्या बोलता है इसका विलोम ये बोलता है कि जीवा के मध्य बिंदु इसका मतलब बीच का बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो है वो क्या होती है, जीवा पर
लंब है या लंब होती है। ठीक है, चित्र यही रहेगा सेम एज इट इज, कोई भी चेंज नहीं आएगा, रचना भी सेम एज इट इज कर दी है। इस बार जो हमने दिया गया है, पहले हमने दिए गए में क्या लिखा था, ये वाला कोण दोनों बराबर लिखे थे, पर इस बार यही सिद्ध करना है हमको, इसलिए हमको ये दिया गया है। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, सी ए बराबर सी बी, और यहां पर सिद्ध करने की जगह पे इस बार हमको इसको लंब सिद्ध करना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि ये ओ सी लंब है किस पर, ए बी पर, और सेम यही प्रोसेस चलेगी, और वहां पर ये कोण हमारे लिए 90 डिग्री का हम सिद्ध करेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माना जाएगा। तो ये विलोम वाले भी आपको ध्यान रहे, बाकी ये इंपॉर्टेंट है, जो पहले दे रखी है उस ज्यादा ये है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखें। अब हम आगे चलते हैं तीसरी प्रमेय की ओर। तीसरी प्रमेय, कल मैंने उसके बारे में थोड़ी सी बात करी थी, हालांकि आप सोचेंगे कि कल वाले टॉपिक में तो सर आपने प्रमेय की बात ही नहीं करी थी। प्रमेय की बात नहीं करी थी, परंतु उससे रिलेटेड जो बात निकल रही है उसके बारे में मैंने बता दिया था कि वृत्त के केंद्र से जो जीवा जितनी दूर होगी वो जीवा उतनी छोटी होगी, मतलब जो केंद्र के पास होगी वो जीवा क्या कहलाए होगी, हमारे लिए बड़ी होगी, और जो दूर होगी वो क्या होगी, जीवा हमारे लिए छोटी होगी। हम उसके बारे में बात करेंगे, ये हमारी तीसरी है, और तीसरी के बारे में हम देखेंगे। अब ये है, बोला है कि अगर वृत्त की कोई दो जीवाएं समान है, क्या बोल रहा हूं मैं, कि वृत्त की कोई भी दो जीवाएं समान है, तो वो क्या है कि केंद्र से उनकी दूरी भी समान होगी। ठीक है, प्रमेय क्या बोल रही है तीसरे नंबर की, उसकी बात करेंगे कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की दो जीवाएं समान है तो केंद्र से दूरी भी समान होगी। ठीक है, ये प्रमेय नहीं समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट ये चित्र है। हालांकि आप चित्र बनाना जानते हैं तो आपके लिए कोई भी सवाल, रेखा गणित के अंदर कोई भी सवाल आपके लिए कठिन नहीं है। मैं पूरी रेखा गणित का आपका कोर्स करवाऊंगा, मैं आपको सूत्र उत्पत्ति करने की चीजें बताऊंगा, आपके लिए कोई चीजें रटने जैसी है ही नहीं। आप स्कूली क्लासों में हो सकता है आपने सूत्र रट लिए होंगे, हम तो इतने सूत्र रट लेंगे, इस गणित के अंदर एक भी ऐसा सूत्र नहीं है जो आपको रटना पड़ेगा। उस सूत्र को देखकर सिर्फ आपको समझ कर यह बात पता पड़ जाएगी, हाँ इस सूत्र का यह आंसर होगा, और सूत्र अवसद में प्रश्न आएंगे। वृत्त की दो जीवाएं समान है, दो जीवाएं बना देते हैं, ये ए और ये दूसरी जीवा बना देते, ये केंद्र बना देते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी, और इसका नामकरण कर लेते हैं सी डी। नामकरण आप आपकी मर्जी से भी कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नामकरण वाले पंडित भी बन सकते हैं, नामकरण करते रहे। ठीक है, अपने मर्जी से नामकरण करें। ए बी, ये बोला कि दोनों जीवाएं समान है, जैसे जीवाएं समान बना देते हैं। हमको क्या पूछा, केंद्र से इनकी दूरी, मतलब ये वाला, ये मतलब इसको नामकरण सी डी तक तो हो गया है, इसका नामकरण कर लेते हैं एम। तो ये एम और ओ की जो दूरी है सेम एज इट इज दूरी किसके लिए चाहिए, ओ और एन। इसकी यहां से दूरी केंद्र से और इसकी यहां से दूरी क्या होना चाहिए, समान चाहिए। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। शुरू कर लेते हैं प्रमेय को हम। फर्स्ट क्या करेंगे हम, दिया गया है, क्या दिया गया है हमको दिया गया है कि ए बी और सी डी दोनों जीवाएं बराबर हैं, तो जीवा ए बी इज इक्वल टू जीवा सी डी। इतना आपको आराम से हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ते रहिए, आपका काम अपने आप हो जाएगा। जो चीजें हम पिछले दो प्रमेय में करिए वही हम यहाँ करने वाले हैं, कुछ भी आपके लिए नया नहीं होगा। दूसरे नंबर पे हमारा क्या लाइन आती है, सिद्ध करना है। ये आपको प्रमेय देखते ही आपको रटा रटाया ज्ञान है, तो आपको ये याद आ जाना चाहिए। सिद्ध क्या करना, हमको इनकी दूरी समान बनानी है, मतलब ओ एम बराबर क्या करेंगे, ओ एन। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहीं हमको त्रिभुज नहीं दिख रहा है, तो हम त्रिभुज बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, रचना। ठीक है, रचना क्या कर रहे हैं, अभी रचना कर लेते हैं। ये हमने यहाँ से इसको रचना कर ली, एक रचना हमने यहाँ कर ली। ठीक है, रचना क्या करी, ओ को ए से मिलाया, ओ को यहाँ वो नाम दे देते हैं, ओ को सी से मिलाया, तो लिख देते हैं ओ को ए व सी से मिलाया।
ये हमारे लिए क्या हो गया, रचना हो गई। जैसे ही रचना हुई हमारे लिए क्या बन गए, दो त्रिभुज बन गए। बस अब तो त्रिभुज बन गए, वही करना, क्या करना, इनको सर्वांग सिद्ध कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। चौथे नंबर पे कौन आएगा, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति बिल्कुल इजी है, उपपत्ति भी कर लेते हैं हम। कौन कौन से त्रिभुज में उपपत्ति करनी है, ओ ए एम व त्रिभुज ओ सी एन, ये दो त्रिभुज हैं, उन दोनों के अंदर हमको क्या ज्ञात करनी है, सर्वांग समता सिद्ध करनी है। यहां त्रिभुज लिख देते हैं आगे। ठीक है, चलो ले लेते हैं हम। ऊपर वाले त्रिभुज में देखो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान होगी, कैसे पता पड़ा हमको, ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो हम क्या लिखेंगे, ओ ए समान है ओ सी के, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, वृत्त की त्रिज्या है। इतना भी लिख दोगे तो आपके काम हो जाएगा, परंतु इनको लिखना है। ये वैसे ही है, ये चीजें क्या है, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये वैसे ही है कि आप स्कूल में आ तो रहे हैं पर शर्ट इन करके आ रहे हैं तो आप थोड़ा अच्छा दिख रहे हैं। बाकी इतना भी लिख दोगे तो आपको भी समझेंगे कि हाँ लिखा तो है, परंतु ये क्या है, आपको अच्छा दिखाना है। और आप अगर आंसर तक नहीं जा पाए तो भी समझ जाया जाएगा कि आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप इस चीज को जानते हैं, आपके ऊपर पुराना ज्ञान है। नहीं तो ये यही हो जाएगा कि रट क्या है, रट कर नहीं जाना है। गणित रटने का विषय नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल दिया है। गणित समझने का विषय है और इंटरेस्टिंग विषय है। ठीक है, और डरने की कोई बात नहीं है। आप सारा बगीचा इकट्ठा करके रहे, अपने आप काम हो जाएगा। अब देखिए, ये वाली और ये वाली दोनों लाइनें बराबर हैं, मैं ऐसा कह रहा हूं, ए एम बराबर सी एन। कैसे पता पड़ा, मेरे को ये पता है कि मैंने यहां से इसकी दूरी निकालने के लिए क्या निकाला है, लंब डाला है। अब जैसे ये लंब डाला दिया, लंब क्या करता है, इसको समद्विभाजित करता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ए एम बराबर ए एन, और क्या लिखेंगे, ये लंब है तो लिख देते हैं यहाँ पर, शॉर्ट में भी लिख दो कि चल जाएगा। ओ एम लंब है ए बी पर, और उसी प्रकार से क्या लंब दे रखा है, ओ एन लंब है सी डी पर। और जब कोई लंब होता है इसको क्या करता है, दो समान भागों में बांट देता है। मतलब यहाँ से इसकी दूरी और इसकी यहाँ से दूरी समान होगी, परंतु ये दोनों जीवाएं क्या थी, हमारे लिए समान थी, इस वजह से ये भी समान हमारे हो जाएंगे। तीसरे नंबर की बात करते हैं, जब ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा, कोण, और ये कोण क्या हो जाएंगे, हमारे लिए समान हो जाएंगे। तो हम तीसरे क्या ले लेते हैं, कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एन सी। और यहां हमको क्या मिल रहा है, ये हमको पता है कि लंब है, तो उस लंब से हमको क्या मिल रही है, दोनों कोण है, और दोनों यहाँ पर लिख देते हैं समकोण। आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ये हमारे लिए क्या समकोण है, हम बोल सकते हैं ये हमारे लिए क्या है, इस पर लंब है, इसको इसलिए 90 डिग्री बांट रहे हैं। एक 90 डिग्री का कोण, उसके बाद क्या है, दो भुजाएं हैं, तो नियम कौन सा लगाएंगे, फिर से आर एच एस। ठीक है, समकोण भुजा कर्ण नियम से हम कहां पर पहुंच गए, हम इस पर पहुंचे, हमने इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर लिया। तो हम क्या सर्वांगसम कर लिया, त्रिभुज ओ ए एम, सर्वांग समता का चिन्ह आपको याद होगा, ये सर्वांग समता कहलाता, नीचे बराबर हटा देंगे तो वो सममितता हो जाएगा। और ओ सी एन, ये दोनों सर्वांग सम हो गए। अतः हमको क्या मिल गया, इससे बात ये पता पड़ी कि ये दोनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, हमारे लिए समान हो जाएंगे। तो क्या कहलाएगा, ओ एम समान है ओ एन के, और यही हमको प्रूव करना था, ये रहा इति सिद्धम। ठीक है, ऐसी प्रमेय हमारे लिए आ जाती है, छोटी छोटी सी प्रमेय है और बिल्कुल इजी है, परंतु हमारा ज्ञान उन इजी के प्रति अगर पूरा नहीं है तो हम इनको नहीं याद करेंगे। रटने की आवश्यकता नहीं है, सर्वांग समता के नियम याद रखिए, चित्र को याद रखिए, चित्र क्या बोल रहा है, चित्र आपके ये सब चीजें बोल रहा है, चित्र आपको आता है तो ये सब चीजें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, पूरा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले तो भी चलेगा, या फिर उतार लिया होगा आपने साथ में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके ऊपर लगाना, अब हम जो प्रमेय करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छी प्रमेय है, शायद आज की ये इंपॉर्टेंट प्रमेयों में एक है। एक प्रमेय है कि किसी जीवा या छाप के द्वारा केंद्र पर डाला गया कोण शीर्ष परिधि पर डाले गए कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। इतना याद रखना है। क्या बोल रहा है प्रमेय, कि किसी छाप या जीवा द्वारा केंद्र पर
डाला गया, केंद्र पर बनाया गया, बनाया गया कोण शेष परिधि पर। ये सब चीजें आपको परीक्षा में और आपकी किताबों में सवाल सॉल्व करने में काम आएंगी। शेष परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। क्या बोला है कि किसी चाप या जीवा द्वारा केंद्र पर कोई कोण बनाया गया है, तो वो शेष परिधि पर बनाए गए कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। चित्र यही चलेगा हमारे लिए। फिर से सर ये जो महाभारत लिख दी है आपने वो समझ में नहीं आई है, आप इसका चित्र बनाकर हमें टीवी पर प्रकाशन कराइए, वो करवा देते हैं आपको, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, केंद्र है। कोई भी दो चाप ले लेते हैं, ये चाप कहलाता है, कल मैंने बता दिया था। इसका नामकरण अभी कर लेता हूँ, ए और बी। इसका नामकरण क्या है, ओ। इसके द्वारा ये केंद्र पर कोण बना दिया गया। ये वाला जो कोण है इसी चाप के द्वारा, ठीक है, इसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर, ये शेष परिधि पर बना दिया, इसका नामकरण कर लेते हैं सी, ठीक है। इसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, दुगुना होता है। बोल रहा मतलब अगर ये वाला 2 थीटा है तो इसका मान कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये 100 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। इतना याद रखना, मतलब ये हमेशा छोटा होगा, ये बड़ा होगा, दिखता हुआ भी आपको समझ में आ रहा है। क्या बोला है, किसी चाप या जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष परिधि पर, ये वाली शेष परिधि पर, ये शेष परिधि पर बनाया गया कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। हमको ये सिद्ध करना है। चित्र समझ में आ रहा है तो मैटर सब में समझ में आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा पिछली कक्षाओं में फिर चलेंगे घूमने के लिए, ठीक है। गणित बहुत घुमाएगी आपको, ठीक है। आपको पुरानी कक्षाओं की यादें भी ताजा करवा दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई विषय पढ़ रहे हैं और अपनी कक्षा में रहेंगे। पुराने मैटर में चलते हैं, थोड़ा सा लास्ट ज्यादा पुराने ले जाऊंगा, 9वीं कक्षा में ले जाऊंगा जहां से हम आए हैं। उससे आगे आप बहुत कम आपको याद रहा होगा, 9वीं वाला थोड़ा बहुत याद रहा होगा। ऐसी एक आकृति बनाई गई होगी 9वीं में जिसको हमने त्रिभुज नामकरण दिया होगा, और त्रिभुज के अंदर हमने 2-3 चीजें पढ़ी होंगी। एक तो यह पढ़ी होगी कि इसका नाम एक कोण है, ये कोण 2 और इसका नाम कोण 3 है। तो हमने क्या पढ़ा था, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण, ये बाह्य कोण है, अंतर सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। मीन्स कोण 1 प्लस कोण 2, इन दोनों को जोड़ो तो कोण 3 के बराबर मान आ जाता है। एक तो हमने ये पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतर सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। और उसके बाद एक चीज और पढ़ी है हमने, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। मतलब अगर ये भुजा बड़ी है तो ये कोण भी बड़ा होगा, अगर ये भुजा छोटी है तो ये कोण भी छोटा होगा। ये हमने पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने कोण छोटा होता है। परंतु अगर भुजाएं समान हो तो कोण भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। मीन्स यही कारण है कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण जो होते हैं वो समान होते हैं और उनका मान हम 60-60 डिग्री लिखते हैं, तभी तो समान हुए ना। तो क्या 2 चीजें याद रखनी है, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतर समूह कोणों के योग के बराबर होता है, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। दूसरा क्या अप्लाई करेंगे कि समान भुजाओं के सामने के जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। उसी के साथ क्या याद रखना है, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है, बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बड़ा होता है। चलो शुरू हो जाते हैं हमको इसमें कुछ ज्यादा देर नहीं रखा है तो अभी हम शुरुआत कर लेते हैं। दिया गया सही, ठीक है। ये हमारे दिया गया है, जीवन में भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, ठीक है, इसीलिए मैं भी आपको सिखा रहा हूँ। दिया गया है पर हम मानने को तैयार नहीं है हमको कितना दिया गया है। हमको बहुत कुछ दिया गया है पर हम अध्ययन करना नहीं चाहते हैं। एक समुद्र सी गहराई है किताबों के अंदर, अगर आप उसमें तैरना जानते हैं और उसमें गहराई को आप जानते हैं तो आप जीवन में कहीं पर भी कितनी भी ऊंचाई पर जाना चाहें आप जा सकते हैं। शुरुआत आपकी यहीं से है। एक्चुअली ना रीट वाले, पटवारी वाले, इवन फर्स्ट डेट वाले, पटवारी वाले, कांस्टेबल वाले या कोई भी एग्जाम पढ़ रहा है उसको अगर गणित पढ़नी है तो उसको ये चीजें पढ़नी है। एक्चुअली ना ये सब चीजें बेसिक है, अगर जिसको ये आती है उसके लिए गणित कोई नामुमकिन है। राजस्थान का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको अगर बेसिक आता है वो अगर इन एग्जामों को क्लियर नहीं कर पाए। मेरी क्लासें कोचिंग में भी लगती है, मैं उनको भी अक्सर पढ़ाया करता हूँ ये चीजें, परंतु क्या है वो भी बेचारे स्कूल में चीजें पढ़ के ही नहीं आए। क्या होता है मैंने आपको बता दिया, हम 10वीं पढ़ रहे हैं, 10वीं का ज्ञान रखते हैं,
परंतु अगर हम 10वीं पढ़ रहे हैं तो पिछली 9 कक्षाओं का ज्ञान हमको होना चाहिए, तो हमारे काम का। हम पहली में आकर हमको पता पड़ा हमारा ये नाम है, हम 10वीं तक नहीं भूले तो हमने तीसरी और चौथी 9वीं में पढ़ा हुआ कैसे भूल जाएंगे। चलो दिए गए से बात करते हैं। क्या दिया गया है हमको, यह दिया गया है कि ये वाली 2 जीवाएं दे रखी हैं हमको, इधर लिख देते हैं हम तो 2, चलो दे रखी हैं, लिख देते हैं AC व BC 2 जीवाएं हैं, ये 2 जीवाएं हो गई। चलो उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना, हम आगे सिद्ध करते जाएंगे। चलो आगे देखते हैं हम। और ये दोनों जीवाएं आपको समान विधि होंगी, इसलिए यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर किसी चाप या जीवा, किसी चाप के द्वारा ये दोनों जीवाएं यहाँ पर लिख देना, 2 जीवाएं भी समान हो जाएंगी। अब उसके अलावा क्या दे रखा वो बात करते हैं, हमको सिद्ध क्या करना है। दूसरे नंबर पे हमारा सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना हमको ये सिद्ध करना कि ये वाला कोण इस कोण का दुगुना है। जब भी लिखने नहीं आता तो क्या करना है, जो है वैसा न वैसा लिख दो। पहले तो ये लिखो कोण ACB, और उसी के जैसा किसको लिखना है AOB। अब मेरे को ये बताओ हमको क्या सिद्ध करना, दुगुना किसको बताना है, इसको दुगुना बताना है एक्चुअली। तो मतलब ये बड़ा है, मैंने इन दोनों क्या करा, बराबर करा। तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसके पास ऑलरेडी 100 रुपये, इसके पास कितने हैं 50 रुपये, हमको बड़ा पता है। हमको इसके 100 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ता है, 2 का। इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ 2 का गुणा कर लेंगे। तो मतलब 2 कोण ACB इज इक्वल टू कोण AOB, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हमारे लिए कहीं त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसको कोई त्रिभुज नहीं समझे, ये क्या है हमारे लिए चतुर्भुज है, 4 भुजाएं 1 2 3 4। हम त्रिभुज बनाएंगे, इसको रचना करते हैं, अभी रचना कर देते हैं। ये रचना कर दी हमने, ये हमारे लिए क्या होगी रचना, और इसको हमने कहां तक ले जाना है, P तक ले जाना है। हम P तक ले गए, ठीक है। रचना क्या कर ली, C को O से गुजार कर P तक ले गए, ये हमारे लिए क्या होगी, रचना हो गई। अब हम बात करते हैं उपपत्ति की। 2 त्रिभुज हो गए हमारे पास, अब 1 और 2, बस बात खत्म हो गई। जब भी त्रिभुज आ गए मतलब समझ लेना अपना उत्तर भी आने को हो गया। उपपत्ति त्रिभुज ले लेते हैं हम, कौन सा, त्रिभुज AOC व त्रिभुज इधर वाला कौन सा है, BOC, ठीक है। इन दोनों से हमको बात करनी है, तो हम इन दोनों से बात कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। देखिए ये क्या कहलाती है हमारे लिए त्रिज्या, और ये क्या कहलाती है हमारे लिए त्रिज्या। 2 त्रिज्याएं समान है, मैंने क्या बताया था, समान भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। इट मीन्स क्या पता पड़ा हमको, इसके सामने ये कोण है, इसके सामने ये कोण है, तो मीन्स यहां से ये देखिए आप, ये वाला कोण अगर 10 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, 10 डिग्री का हो जाएगा। ये दोनों कोण हमारे लिए क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू नहीं, ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि ये भुजाएं हमारे लिए समान है। उसी प्रकार से देखिए ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी जो यहां तक आ रही है, ये वाली लाइन इसके लिए भी है, ये वाली लाइन इसके लिए भी है, और इसके सामने ये कोण बन रहा है और इसके सामने क्या बन रहा है, ये कोण बन रहा है। ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। यहां तक भी आपको कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, आप समझते हो कि ये कोण और ये कोण बराबर है, तो वहां तक भी हमारा हो जाएगा। अब देखिए तीसरी बात क्या है, सब लिखवाऊंगा आप चिंता नहीं करें। तीसरी बात देखिए, इस त्रिभुज के लिए, ये वाले के लिए, इस त्रिभुज के लिए ये क्या बन गया, बाह्य कोण हो गया, और बाह्य कोण का मान अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो मतलब इन दोनों को जोड़ो ये उत्तर आएगा, उसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ो ये उत्तर आएगा, बस फिर हमारे लिए आंसर आ जाएगा। पर क्या हो गया सर, यहाँ कुछ लिखा नहीं, उत्तर आ गया। अभी हम उत्तर ले आते हैं लिख लिख कर, चलो अभी ले आएंगे हम। अभी बात करते हैं हमको कोण, ठीक है। अभी हमको क्या पता पड़ा कि ये दोनों भुजाएं समान है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज, सॉरी अभी कोण की बात हो रही थी, तो 2 त्रिभुज ले लिए हमने। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, इन दोनों के बराबर इसको और इन दोनों के बराबर इसको। कोण कौन सा कोण है, OCA, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारे लिए क्या है, बराबर है। ये दोनों कोण हमारे लिए क्या है, दे रखे हमको बराबर, तो कोण OCB, ठीक है, OCB।
उसी ये चीज हमको पता पड़ेगी। उसी प्रकार से ये दोनों कोण क्या होते हैं, त्रिज्याओं द्वारा बनाए कोण। एक्चुअली ये भी त्रिज्या ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या है और उसी प्रकार से ये त्रिज्या है। और त्रिज्या क्या होती है, इस एक ही जीवा पर कोण समान बनाती है, इसलिए ये दोनों कोण समान है। उसी प्रकार से ये कोण भी समान है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं ओ ए सी, ओ ए सी, उसी प्रकार से कोण ओ बी सी, ओ बी सी, ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। क्या लिखना है यहाँ पर, त्रिज्याएं क्या है, समान है, समान त्रिज्याएं समान कोण बनाती हैं। इतना याद रखना है, अगर त्रिज्याएं समान है तो कोण भी क्या हो जाएंगे, समान बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमको और देखना है। ये देखिए हमने क्या करा, ये दोनों कोण भी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एक्चुअली समान हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जीवा त्रिज्याएं समान है। इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण भी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ये चारों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, क्योंकि त्रिज्याएं इनकी क्या है, समान है। चलो अब हम आगे देखते हैं। ये वाला कोण क्या है, बाह्य कोण कहलाता है। इसको लिख देते हैं हम, बाह्य कोण होता है अंतः समूह कोणों के योग के बराबर होता है। हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, कोण ओ सी ए प्लस कोण ओ ए सी इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये दोनों जोड़ो तो इसके बराबर है, बाहर वाले के, तो कोण ए ओ पी। ये देखो इसको और इसको लिया है, वो इसके बराबर है। मैंने बताया है त्रिभुज का बाह्य कोण क्या लिखोगे, त्रिभुज का बाह्य कोण, जगह नहीं है, त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः समूह कोणों के योग के समान होता है। सेम एज इट इज इस पे लिख देते हैं, कोण ओ सी बी प्लस कोण ओ बी सी इज इक्वल टू कोण बीओपी। बीओपी यहां तक हो जाएगा, आपके कोई इश्यू नहीं आएगा, मुझे पता है। अब देखिए ये दोनों कोण क्या है, समान है, तो इन दोनों की जगह पे मैं एक ही नाम लिख सकता हूं। हमको क्या चाहिए, ऊपर वाला चाहिए, तो हम ऊपर वाला बता देते हैं ओ सी ए। तो कोण ओ सी ए प्लस कोण ओ सी ए, एक जैसा नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए ओ पी। उसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, इसी को नीचे ले रहे हैं, ओ ऊपर वाला चाहिए हमको, तो ओ सी बी, ओ सी बी प्लस इसका नाम जो दे रहे हैं अपन ओ सी बी, वही प्रकार से ओ सी बी, ये बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी ओ पी। थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा आपको, ये उतार लें, अभी अपना सवाल होने को आ गया है। ये दोनों एक जैसे हैं, ये 2 हो जाएंगे, ठीक है, 2 ओ सी ए, ठीक है। उसी प्रकार से हम देखते हैं इसमें ये दोनों मिलकर भी क्या हो जाएंगे, 2 ओ सी बी, ठीक है। ओ सी ए और ओ सी बी बराबर क्या चल रहा है यहाँ पर, ए ओ पी, ठीक है, कोण। उसी प्रकार से कोण यहाँ पे क्या चल रहा है, बी ओ पी। इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ते ये दो कॉमन आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, 2 ओ सी ए प्लस ओ सी बी बराबर, इन दोनों को जोड़ा के देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ा, क्या बना, ओ ए ओ बी। देखो ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ा दिए, पूरा कोण बन गया। क्या बन जाएगा, ये कोण ए ओ बी। यहां पर ये आ गया आंसर। इसको थोड़ा सा रफ करने देना। ये अब देखिए ये हमने कॉमन लिया, इसका मतलब क्या है हमारे लिए, इसका मतलब ही हमारे लिए ये है ओ सी ए, मतलब ये वाला, और इसका मतलब ये दोनों कोण जुड़कर क्या बन गए, 2 ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ बी। यही हमको सिद्ध करना था, 2 ए सी बी इज इक्वल टू ए ओ बी। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसके ऊपर आयन भी लगा लेंगे आप, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं करा है, 2 नियम लगाए हैं, त्रिभुज बाह्य कोण अंतःसमूह कोणों के बराबर होता है, समान भुजाओं के सामने या फिर त्रिज्याओं के सामने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। और हमने सिर्फ ये थोड़ा सा सॉल्यूशन हमने करा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अधिक से अधिक अपने क्लासमेट्स को शेयर करें, बहुत ही जरूरी है। उनके बोर्ड की परीक्षा आने वाली है और बच्चे कई दिनों से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो आप वहां तक उनको पहुंचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, और अधिक से अधिक लाइक करें, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।